नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यानों में हम जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसमें जलालुद्दीन के समय की विभिन्न घटनाओं का उनको देखा। अब हम जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए अभियानों की और कैसे उसकी समाप्ति हुई उसके बारे में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसने 2 सैनिक अभियान किए। पहला अभियान रणथंबोर के विरुद्ध किया गया और दूसरा अभियान मंगोलों के विरुद्ध उसने किया। रणथंबोर के विरुद्ध अभियान की जहाँ तक बात करें तो सिद्दी मौला के कांड के बाद में या सिद्दी मौला की घटना के बाद में अरकली खान को युवराज बनाया गया और सुल्तान ने 1291 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। इस समय अरकली खान को दिल्ली का संरक्षक नियुक्त कर सुल्तान दुर्ग को जीतने के लिए रवाना हुआ। जलालुद्दीन ने पहले झांसी पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार करने के बाद में एक दल को मालवा भेजा गया जिसने वहाँ पर काफ़ी लूट मार करके काफ़ी सारा धन या माल प्राप्त किया। झांसी पर आक्रमण जब सुल्तान ने किया तो वहाँ पर उसने धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया। काफ़ी सारे मंदिरों, मूर्तियों इत्यादियों को लूटा और वहाँ से कहते हैं कि 2 मूर्तियाँ ब्रह्मा की जो थी वो लेके आया और उसके टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने डाल दिया गया। इस घटना का जिक्र डॉक्टर के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक में किया है। झांसी और मालवा को लूटने के बाद में रणथंबोर की ओर सुल्तान बढ़ा और रणथंबोर का राणा भी इस युद्ध की तैयारी करने लगा और उसने आसपास के राज्यों की सहायता से किले को मजबूत करके सुल्तान का आक्रमण का सामना करने के लिए वो तैयार हुआ। सुल्तान ने इस आक्रमण के लिए तमाम तैयारियों की आज्ञा दी और उसके बाद वो स्वयं किले के निरीक्षण के लिए निकला और निरीक्षण के बाद में उसने दुर्ग को भली भांति देखा और बर्नी कहते हैं कि इसके बाद में उसने दुर्ग पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया और जैसा कि इलियट और डाउसन ने अपनी बुक में लिखा है कि उसने जब उसने घेरा उठाने की बात की और दिल्ली की ओर वापस लौटने की बात कही तो अहमद चप ने इसका विरोध किया और इसका उत्तर सुल्तान ने दिया कि मैं वृद्ध पुरुष हूँ अब और मेरी आयु 80 वर्ष हो चुकी है और मुझे अपने मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा उसका ये भी विचार था कि मैं मुसलमान के एक बाल के लिए ऐसे कई किले छोड़ सकता हूँ। वो मानता था या वो समझता था कि जब इस दुर्ग को जीतने के बाद जिन मुसलमानों की जो मुसलमान इसमें वीर गति को प्राप्त होंगे उनकी विधवाएं और अनाथ बच्चे जब मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे तो जो लूट का जो खुशी है वो कटुता में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार सुल्तान ने घेरा पुनः उठा लिया और दिल्ली की ओर लौट गया और इस प्रकार उसका ये जो आक्रमण था या जो अभियान था वो असफल रहा। डॉक्टर पांडे सुल्तान के इस कृत्य को विद्वतापूर्ण बताते हैं
वो कहते हैं कि जब जलालुद्दीन ने दुर्ग की दीवारों का या राजपूतों की शक्ति का अनुमान लगाया तो वो समझ गया कि इस दुर्ग पर आसानी से अधिकार नहीं किया जा सकता है, और वो ये भी जानता था कि अभी खिलजियों को दिल्ली की गद्दी पर बैठे 1 वर्ष ही हुआ है, और ऐसे समय में खिलजियों के विरोधी अफसर की प्रतीक्षा में हैं और सुल्तान का ज़्यादा दिनों तक दिल्ली से बाहर रहना ठीक नहीं है। अतः उसने युद्ध न करने का जो निर्णय लिया वो उसकी मानसिक दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो उसकी राजनीतिक कूटनीतिक परिस्थितियों या समझ का परिणाम था। इसके बाद में अगला जो अभियान किया गया वो मंगोलों के विरुद्ध किया गया। यह अभियान 1292 ईस्वी में उस समय किया गया जब हलाकू के पुत्र या हलाकू के पोते अब्दुल्ला ने 1,50,000 सैनिकों के साथ में भारत पर आक्रमण किया। कहते हैं कि अब्दुल्ला एक विशाल सेना के साथ सुनाम तक बढ़ आया और सुल्तान भी अपनी सेना के साथ में बहराम तक जा पहुंचा, जहां से मंगोलों की चौकियां दिखाई देती थी। दोनों सेनाओं के बीच एक नदी थी और सुल्तान ने पूर्वी तट पर पड़ाव डाला और मंगोलों ने पश्चिमी तट पर प्रभाव डाला। पहले कुछ छुटपुट युद्ध हुए, लेकिन बाद में मंगोलों का एक दल नदी को पार करने में सफल हो गया। तब सुल्तान ने उनके ऊपर भीषण आक्रमण किया और मंगोलों को परास्त कर दिया। इस युद्ध में हजारों की संख्या में मंगोल युद्धबंदी बना लिए गए और इसके बाद में दोनों पक्षों में संधि हो गई, जिस संधि के परिणाम स्वरूप अब्दुल्ला अपने देश पुनः लौट गया। लेकिन चंगेज खान का एक पौत्र जिसका नाम उलुग खान था, वो अपने कुछ अमीरों और सैनिकों के साथ में भारत में ही रुक गया। बर्नी लिखता है कि ये लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और सुल्तान ने अपनी एक बेटी का विवाह या अपनी एक पुत्री का विवाह इस उलुग खान के साथ में कर दिया। और जो मंगोल उलुग खां के अनुयायी थे वे अपनी स्त्रियों या अपनी औरतों और बच्चों के साथ में नगर में आ गए। इन्हें नगर में निर्वाह करने के लिए या निवास करने के लिए किलीगुड़ी, ग्यासपुर, इंद्रप्रस्थ आदि का तालुका दे दिया गया। और जिस स्थान पे या जिस नगर में ये लोग रहते थे, नगर के जिस हिस्से में ये लोग रहते थे, वह हिस्सा अब मुगलपुर कहलाने लगा। लेकिन कहते हैं कि इसके बाद में कुछ मंगोलों को भारत की जलवायु पसंद नहीं आई और इनमें से कुछ वापस अपने देश लौट गए। परंतु जो कुछ मंगोल यहाँ पर रुक गए थे वो मुसलमानों में घुल मिल गए और मुसलमानों से ही उनके विवाह संबंध भी स्थापित हुए और ये लोग नव मंगोल कहलाए। इन नव मंगोलों की भारत में बड़ी भूमिका रही। आगे हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जब वो गुजरात अभियान करेगा, उस समय में इन नव मंगोलों के द्वारा अभियान में काफ़ी सारी सहायता या सैनिक सहायता दी जाएगी। इस प्रकार सुल्तान फिरोज मंगोलों के विरुद्ध अपनी नीति में पूर्णतः सफल रहा। अतः जो लोग गयासुद्दीन खिलजी जो विद्वान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सैनिक
योग्यता पर शक करते हैं, उनका ये विचार कि जलालुद्दीन एक श्रेष्ठ सैनिक नहीं था, या अपने अंतिम वर्षों में वह भीरू हो गया था, या वह सैनिक अभियानों को नहीं करना चाहता था, ये गलत सिद्ध हो जाता है। अब हम आगे